अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। मैं इस वक्त दुबई में हूं, इसीलिए अपने चैनल पे वीडियो नहीं डाल पा रहा और इस वक्त मैं शारजा जमाल अब्दुल नासिर में हूं। अगर कोई शारजा से मुझसे मुलाकात करना चाहता है तो वो इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकता है +97150307237। बल अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में छोटा मोटा हिंसा दंगा भड़काई गई है। रामजादों ने कुछ मुस्लिम इलाकों का घेराव किया है। छत्तीसगढ़ से बहुत डरावने वीडियो का मंजर भी सामने आया है। छत्तीसगढ़ में पिछले एक हफ्ते में क्या कुछ हुआ है, क्या इसका सलूशन है, तमाम मुद्दों पर आपसे इस वीडियो में बात करेंगे। बल छत्तीसगढ़ के कवर्धा टाउन में रामजादों ने मिलकर एक हिंसा का माहौल खड़ा कर दिया। छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों हुआ, क्यों रामजादों की भीड़ ने मुस्लिम घरों का घेराव किया, इसको समझने के लिए आपको 2 अक्टूबर 2021 की खबरों को जानना बहुत ज़रूरी, जिसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन छत्तीसगढ़ के उस दंगे से हमें मिलती है। 2 अक्टूबर भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तरफ से चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं। 2 अक्टूबर 2021 को भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश में उनको सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया। उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा इलेक्शन के लिए छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी सीएम को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया। सीनियर ऑब्जर्वर बनते ही भूपेश बघेल 5 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश आए और उनको लखीमपुर खेरी में जाने से रोक दिया गया। और जैसे ही भूपेश बघेल को किसान आंदोलन में जाने से रोका गया, वैसे ही भूपेश बघेल धरना प्रदर्शन में बैठ जाते हैं, अनशन करने लगते हैं और एहतजाज करने लगते हैं कि मुझे यूपी में किसानों का मसीहा बनने से कोई रोक नहीं सकता। उसी 5 अक्टूबर 2021 की शाम को छत्तीसगढ़ में झंडे को लेकर हिंसा शुरू हो जाती है। कोई एक सो कॉल्ड मुसलमान एक पोल पर हरा झंडा लहरा देता है। यकीनन वो हमारी कौम में से नहीं होगा, वो कोई हिंदुत्व संगठन का ही दल्ला होगा। उस झंडे को देखकर रामजादों की भीड़ भड़क जाती है और भगवा झंडा लेकर छत्तीसगढ़ के कवर्धा टाउन में पहुंच जाती है। 3000 से ज़्यादा भगवाधारी हिंदुत्व रामजादों की भीड़ कवर्धा टाउन में मुस्लिम माइनॉरिटी के इलाकों को घेर लेती है और वो लोग वो झंडा हटाकर अपना भगवा झंडा फहराने लगते हैं, लहराने लगते हैं। उसके बाद सुनिए, हिंदुओं की बड़ी भीड़ ने मुस्लिम घरों का घेराव किया, घरों में पत्थर फेंके, मुस्लिम घरों की शनाख्त करके उन लोगों ने पत्थरों से मुसलमानों के घरों में हमले किए। उसके बाद गाड़ियों को तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया जो गाड़ी मुसलमानों की थी। ये सब काम शनाख्त करके किया जा रहा था। मुसलमानों के घरों में घुसने की कोशिश की। एक मुसलमान के घर के ऊपर हरा झंडा लगा हुआ था, उस झंडे को बाहर निकाल कर फेंक कर अपना घटिया झंडा लगा दिया गया, जिस पर डिटेल में इस वीडियो में बात करूंगा। और ये सब कुछ पुलिस वालों के सामने हो रहा था, जैसे कि उनके नेतृत्व में ये दंगे करवाए जा रहे हैं। और ये सबसे ज़्यादा अफसोसजनक तस्वीरें थीं। इन तमाम दृश्य को देखते हुए मुझे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के वो ऐतिहासिक स्पीच याद आ गई, जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ये खुलकर कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उसके बाद देख लें कौन किस पर कितना भारी है। और इस दृश्य को देखकर लगा कि अगर वाकई में पुलिस के सामने ये दंगाई मुसलमानों के घरों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, अपना नापाक झंडा मुसलमानों के पाक घरों में लगाने की कोशिश कर रही है, पुलिस हाथ में हाथ धरे बैठी है, सिर्फ नज़ारे का आनंद ले रही है, ना ही उन रामजादों की भीड़ को खदेड़ रही है और ना ही उनके लिए कुछ कर रही है। यहाँ तक के तलवार उन रामजादों के हाथों में नंगी तलवारें थी, पुलिस वहाँ मौजूद थी, उसके बावजूद भी वो लोग तलवारों से प्रदर्शन करते रहे। उसके बाद भूपेश बघेल पर बहुत सवाल खड़े हो गए। कांग्रेसी नेता ने चुप्पी तोड़ी और शायद उन्होंने जब
रामजादों की भीड़ ने पुलिस वालों पर हमला करना शुरू किया तो पुलिस वालों ने भी लाठी चार्ज करनी शुरू कर दी। लाठी चार्ज करने के बाद क्या हुआ सुनिए। जब पुलिस पर हमला हुआ तो पुलिस ने लाठी चार्ज की और जैसे ही पुलिस वालों ने लाठी चार्ज की वैसे ही वो भगवाधारी हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाली रामजादों की भीड़ों ने पीठ दिखाकर भागना शुरू किया, खुद भी भागे, अपना भगवा झंडा लेकर के भी भागने लगे। ये दृश्य आपके आंखों के सामने ही है। जैसा सावरकर भागा था, जैसा गोडसे कायर था, वैसे ये हिंदुत्व की भीड़ थी जो पुलिस के डंडे को देखकर भागने लगी। ओके, उसके बाद वहाँ का माहौल थोड़ा ठंडा हुआ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करनी शुरू की और इस दंगे का मुख्य आरोपी कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी एक्स सीएम रमन सिंह के बेटे पर दंगा भड़काने के आरोप लगाए गए और उन पर केस दर्ज करके एफआईआर भी कर दी गई है। तो ये पूरा दंगा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के एक्स सीएम के बेटे रमन सिंह ने ही भड़काया था और पूरे छत्तीसगढ़ का माहौल ख़राब करने की कोशिश की। अब आते हैं छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है और कैसे है। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा की सीट है। जिस किसी के पास 46 विधानसभा की सीट होगी उसकी सरकार बनेगी। कांग्रेस के पास 70 विधानसभा की सीट है। 70 विधानसभा की सीटों को हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर कांग्रेस को वोट और कट्टर रूढ़िवादी सोच रखने वाले वो हिंदू जिसको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल से और डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, एक नंबर के नालायक उन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। 14 सीट और जेसीसी नाम की पार्टी को 4 और बहुजन समाज पार्टी को 2 विधानसभा की सीट उनके पास आई। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में बहुमत से भी बहुत ज़्यादा कांग्रेस की सरकार है और इस वक्त छत्तीसगढ़ का सीएम भूपेश बघेल है। वो भी एक हिंदू है, कोई मुसलमान नहीं है। छत्तीसगढ़ की ख़ास बात यह है कि छत्तीसगढ़ में 93.25% आबादी हिंदुओं की है, जिसमें दलित भी है, ट्राइबल्स भी है, बहुत कुछ है। और मात्र 2% आबादी मुसलमानों की है। सिर्फ 2% की आबादी रखने वाले मुसलमान अपना ज़िंदगी बहुत शांति के तरीके से गुजारते हैं और 93% में से 90% हिंदू डेवलपमेंट को पसंद करते हैं और कांग्रेस को वोट देते हैं। बीजेपी का मुकम्मल तौर पर बहिष्कार करते हैं क्योंकि उनको स्कूल और कॉलेज और हॉस्पिटल चाहिए। और छत्तीसगढ़ के हिंदू काफ़ी पढ़े लिखे और सहनशीलता वाले भी हैं। अब मैं एक मेन टॉपिक पर बात करूंगा, फिर अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। आपने देखा पिक्चर्स में, मैं वो वीडियो तो नहीं चला सकता, उस पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि मुस्लिम घर में एक हरा झंडा था। हिंदू अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी कान खुलकर सुने। जो रूढ़िवादी भगवाधारी रामजादा है, जो दंगा करता है, उसके लिए ये वीडियो है। जब एक मुसलमान के घर में हरा झंडा था तो एक रामजादा घर में चढ़कर उस झंडे को उठाकर बाहर फेंक देता है और अपना भगवा झंडा वहाँ पर लगा देता है। ठीक, यहाँ पर मैं एक सवाल पूछता हूँ। वो घर मुसलमान की थी, उस घर की ज़मीन को मुसलमान ने खरीदा, उसकी दीवारों को भी मुसलमान ने बनाया, वो पूरा घर मुसलमान का था, तो वहाँ मुसलमान अपने धर्म का झंडा लगाए या अपने दूसरे धर्म का झंडा लगाए, ये उसकी मर्जी, ये उसकी प्रॉपर्टी थी और ये उसका राइट था कि वो कोई भी झंडा अपने मकान पर लगा सकता है, कोई इस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। इसके बावजूद भी एक रामजादा आता है और अपना घटिया झंडा उसके घर पे लगा देता है। वो घटिया झंडा इसलिए क्योंकि उसने लगाया है, अगर नहीं लगाता तो मैं घटिया नहीं बोलता। तो एक मुसलमान अपने मेहनत से ज़मीन खरीदता है, घर बनाता है और अपने हिसाब से रहने की कोशिश करता है, और एक तरफ रामजादों का मुट्ठी बराबर वो समाज जो अपने धर्म को तलवार के ज़रिए से थोपने की कोशिश करता है। अगर तुम्हें सैफरॉन भगवा झंडा इतना ही पसंद है तो अपने ज़मीन खरीदो, अपना घर बनाओ और 1000-2000 झंडा अपने घर में टांग दो, लेकिन अपना भगवा झंडा मुसलमान के घर में टांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारा धर्म इतना ही अच्छा है तो दूसरे लोग खुद उसे अपनाएंगे। ज़बरदस्ती अपने झंडे को किसी मुसलमान के घर में थोप देने से तुम्हारे धर्म को कोई नहीं अपनाएगा, कोई नहीं अपनाएगा। ये लोग इतने घटिया और नीच हैं कि जो इनका धर्म है उसको थोपने की कोशिश कर रहे हैं। नागपुर में 17 साल की एक नाबालिग के साथ 4 लोगों ने बलात्कार किया है। वो नागपुर जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है,
जो रामजादों का गढ़ है उस नागपुर में 17 साल की लड़की का 4 लड़कों ने बलात्कार किया है, और उन 4 लड़कों में से अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद नाम सामने आएगा उसमें एक भी मुसलमान नहीं होगा। उसमें ज़्यादातर लोगों का कनेक्शन पार्टियों से होगा और हिंदुत्व संगठन से होगा। अगर मेरी बातों यकीन नहीं तो इन्वेस्टिगेशन करा के देख लेना। भारत में ज़्यादातर बलात्कार करने वाले, ज़्यादातर दंगा करने वाले, ज़्यादातर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले कोई और नहीं बल्कि रूढ़िवादी हिंदू संगठन के नेता या फिर उनके चेले चपाटे ही होते हैं, जिन्होंने पूरे भारत को पूरे दुनिया में बदनाम करने की ठान कर रखी है। और भारत के बहुसंख्यक हिंदू आबादी के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इन हादसों को रोककर कैसे भारत को अपमान होने से बचाए और उन घटिया रामजादों के संगठन को कैसे रोके, क्योंकि मुसलमान इसे रोकने से कायल नहीं है। मुसलमान तो बटे हुए हैं, मुसलमान मुत्तहिद कहाँ है? वेल, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी रामजादों ने मुस्लिम घरों का घेराव किया, मुस्लिम घरों को घेरा, मुस्लिम घरों में पत्थर चलाए, लाठी भांजी, तलवार चलाए और गाड़ियों को तोड़ा, पुलिस पर भी हमला किया और 66 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। और एक्स सीएम और एमपी का बेटा को अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट करने की बात चल रही, किया नहीं है, उस पर एफआईआर दर्ज हुई है और पूरा दंगा बीजेपी ने ही भड़काया है। अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि भूपेश बघेल अब क्या स्टेप लेते हैं और कैसे छत्तीसगढ़ में अमन सलामती को बरकरार रखते हैं। तब तक छत्तीसगढ़ के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए, उन पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। 2% मुसलमानों की आबादी को रूढ़िवादी हिंदुत्व की भीड़ हजम नहीं कर पा रही है और ईमान की रोटी खाने वाले मुसलमानों के खून के प्यासे बन चुके हैं। और जो 70% हिंदू इस चीज़ को सिर्फ तमाशा देख रहे हैं उल्लू बनकर, उनको चाहिए कि वो ज़मीन में उतर कर और रामजादों की भीड़ का मुकाबला कर उनको रोके और पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर 2% अल्पसंख्यक मुस्लिम घरों की हिफाजत की जिम्मेदारी ले। तब तक इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए। अगर आप छत्तीसगढ़ से इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझसे कहने में अगर कुछ मिस्टेक हुई है या कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट पर अपनी बातों को रख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। छत्तीसगढ़ के मुसलमानों के लिए भी दुआ की गुजारिश है। और अकबरुद्दीन ओवैसी का 15 मिनट वाला वो बयान से आप कितना सहमत है वो बात भी आप कमेंट के ज़रिए से हम तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब पे सपोनस।